हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं एम्स दिल्ली से रवि कुमार गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। आई होप सभी लोग आप अच्छे होंगे, तैयारियां जोरों शोरों चल रही होगी आपकी। हमारे जो एग्जाम्स है वो बहुत पास आते जा रहे हैं दिन ब दिन। आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप सभी को पता है कि हमारी 45 डेज की चैलेंज की क्लास चल रही है और शायद 7वीं 8वीं क्लास हमारी आज होने जा रही है। उसके क्वेश्चंस आपको समझने हैं। देखो, मैंने आपसे हर वीडियो के अंदर ये कह रहा हूँ कि आपने जिस भी बच्चे ने 45 डेज की क्लास ले ली, मैं कह रहा हूँ कि वो 99% तक अपने सिलेक्शन के क्राइटेरिया तक पहुंच जाएगा। 99% तक वो कहाँ पहुंच जाएगा, अपने सिलेक्शन के पास पहुंच जाएगा। तो इसी बात को आपको समझना है। देखो, 45 मिनट्स, अब मैं ज्यादा क्लास लंबी नहीं लेता हूँ। मैं लास्ट 50 मिनट या 1 आवर की क्लास नहीं लेता हूँ कि सर आप 50 मिनट की या 1 आवर की क्लास लेते हो, मैक्स टू मैक्स। ठीक है। अब वो क्लास अगर आप एक दिन में 1 घंटा भी अगर मेरे लिए निकालते हो तो आप 100%, मैं कहता हूँ गारंटी के साथ, कि आप 99% अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप कर लोगे, कॉन्फिडेंस अच्छा बूस्टअप कर लोगे और अपनी सिलेक्शन के एक दायरे के अंदर पहुंच जाओगे। आगे बात सच में, तो किसी भी क्लास को मिस ना करें, क्योंकि सारी की सारी क्लासेस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक वीडियो को समझना है, हर एक क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है और उसका आंसर करना है। ठीक है। ध्यान से बैठेंगे सारे बच्चे, रिलैक्स होकर बैठ जाएं, ताकि हर चीज का तोड़ निकल सके, हर चीज का क्वेश्चन आपके मुंह में आ सके, आपकी जवाब पर आ सके। आगे बात समझ में, चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ए नर्स हैड एडमिनिस्टर्ड अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ ए हाई क्लींजिंग एनीमा। देखो, एनीमा वाला क्वेश्चन है, एनीमा पे क्वेश्चन देखो, फंडामेंटल का क्वेश्चन है, फंडामेंटल से कोई जवाब नहीं है, कितने क्वेश्चंस आ जाए। फंडामेंटल एक हम कह सकते हैं कि बेसिक होती है किसी भी एग्जाम की। जैसे किसी भी एग्जाम का कुछ बेसिक होता है ना, जैसे ही यह फंडामेंटल होती है। तो फंडामेंटल से क्वेश्चंस आने ही आने हैं, 30 से 40 क्वेश्चंस भर भर के आते हैं, 50 भी आ जाते हैं। तो 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, एनिमा से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं और फंडामेंटल के हर टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छे, और इवन आते भी हैं, और आते भी हैं। चलिए, सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि ए नर्स है जो कि एडमिनिस्टर कर रही है अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ हाई क्लिनजिंग एनिमा व्हेन क्लाइंट कंप्लेन पेन। आप जब एक नर्सिंग ऑफिसर एक एनिमा लगा रही है एक पेशेंट को, तो पेशेंट कंप्लेन किस चीज की कर रहा है बच्चों? किस चीज की कंप्लेन कर रहा है? सबसे फर्स्ट कंप्लेन कर रहा है पेन की, सबसे फर्स्ट कंप्लेन कर रहा है पेन की एंड क्रैम्पिंग की। उसको क्या हो रहे हैं? पेन हो रहा है, क्रैम्प्स हो रहे हैं। ठीक है। एंड विच नर्सिंग एक्शन इज अप्रोप्रिएट? कौन सा नर्सिंग एक्शन अप्रोप्रिएट होगा, मतलब आप ऐसा कौन सा काम करोगे जिससे पेशेंट को रिलीफ मिल सके। आगे बात समझो। देखो, सबसे पहली चीज, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी जितने भी बेस क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इजी होते हैं। जो बच्चे प्रैक्टिकल नॉलेज रखते हैं, जो हॉस्पिटल्स में काम कर चुके होते हैं, उनको एज्यूमिंग पावर बहुत ज्यादा अच्छी होती है। वो इमेजिनेशन कर सकते हैं उस फील्ड के अंदर, उस सिचुएशन के अंदर वो इमेजिनेशन कर सकते हैं। और जब कोई बच्चा इमेजिनेशन करने लग जाता है ना, तो वो 100% मान लो कि वो उस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट देने वाला है। आगे बात सच में, अब आप अपने आप को इमेजिन करें कि आप एक नर्सिंग ऑफिसर हो एम्स दिल्ली के अंदर। ठीक है। आईसीयू के अंदर काम कर रहे हो, एक पेशेंट को आपको एनीमा लगाना है। ठीक है, आपने एनीमा लगाया पेशेंट को। जब आप पेशेंट को एनीमा लगा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो कि उसको तेजी से पुश कर रहे हो, और जब तेजी से पुश करोगे तो क्या कंडीशन देखने को मिल रही है पेशेंट को, कि पेशेंट कर रहा है, पेन की कंप्लेंट कर रहा है और क्रैम्प की कंप्लेंट कर रहा है। पेन एंड क्रैम्प की कंप्लेंट पेशेंट कर रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है? हमें क्या करना है, देखो क्वेश्चन ऑप्शंस पढ़ेंगे। रीएश्योरिंग द क्लाइंट एंड कंटिन्यू द फ्लो, कि आपको समझाना है कि ऐसा होता है और आपको पूरा एनीमे पुश कर देना है। ठीक है, कि चुपचाप लेटे रहो। आप बोल देते हो ना कि ऐसे प्रैक्टिकल नॉलेज में हम बोल देते हैं कि आप चुपचाप लेटे रहो, जो हो रहा है होने दो और चलते रहो। दूसरा, डिसकंटिन्यू द एनिमा एंड नोटिफाई द फिजिशियन। डिसकंटिन्यू मतलब कि एनिमा को जितना गया उतना जाने देना है, उसके बाद उसको डिसकंटिन्यू करना है और अपने डॉक्टर को बताना है। ठीक है। रेजिंग द एनिमा एंड रेजिंग द एनिमा बैक सो द सॉल्यूशन कैन बी कंप्लीटेड क्विकली, मतलब कि उसको रेज करना है, उठाना है और उसको कंप्लीट करना है जल्दी से।
उसको जल्दी से एडमिनिस्ट्रेट कर देना है। चौथा नंबर का ऑप्शन क्या कह रहा है कि क्लैंपिंग द ट्यूबिंग, मतलब ट्यूब को क्लैंप करना है फॉर 30 सेकेंड्स एंड रीस्टार्टिंग द फ्लो एट स्लोअर रेट, कि आपने उसको 30 मिनट तक होल्ड कर दिया, क्लैंप कर दिया, उसके बाद आपने क्या किया, उसको रीस्टार्ट कर दिया, लेकिन जो आप पहले फ्लो दे रहे थे, पहले जो स्पीड से दे रहे हो तो उससे स्पीड से कम आपने क्या कर दिया है, उसको स्टार्ट कर दिया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चारों ऑप्शंस के अंदर कौन सा बेटर आपको आंसर लग रहा है? देखो ये क्वेश्चन सबने पढ़ा होगा, 100% पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, लेकिन इसके अंदर कॉमन सेंस वाली बात है। कॉमन सेंस क्या कहता है, इस बात को समझें। मैंने आपको बताया कि आप एक नर्सिंग ऑफिसर हो, एम्स के अंदर पेशेंट कंप्लेन कर रहा है पेन की और क्रैम्प की, तो आपको सबसे देखो ये कोई बहुत खास बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये कैसा होता है, इरिटेंट होता है। ये क्या करता है, अंदर जाके हमारी बॉवल को इरिटेंट करने का काम करता है। तो ये इरिटेंट मटेरियल होता है, तो इरिटेंट करने का काम करेगा। इरिटेंट की वजह से आपको पेन और क्रैम्प देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, कि जस्ट ए नॉर्मल थिंग। अब इसमें अपन नोटिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है कि पेशेंट को बता दो भाई पेशेंट को ये कंप्लेंट्स हो रही है, तो ऐसा कोई जरूरत नहीं है। एंड रियोश्योरिंग ऐसा भी नहीं करना है हमें कि समझाना नहीं है पेशेंट को, पेशेंट जो कह रहा है उसको सुनना है अच्छे से, उसकी बातों को इग्नोर नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना। एंड रेजिंग द एनिमा वैग एंड क्विकली, मतलब आपकी ये नहीं है कि आप जल्दी से उसको फ्लश कर दो, नहीं ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि कंप्लीट क्लैंप करना है या होल्ड कर देना है। देखो क्लैंपिंग की जगह आपको होल्ड भी मिल सकता है एग्जाम के अंदर। होल्ड द एनिमा, होल्ड द एनिमा फॉर 30 सेकेंड्स एंड रीस्टार्टिंग एट स्लो रेट, की बाद में आपको स्लो रेट में एडमिनिस्ट्रेट कर देना है। आगे बात समझ में, देखो एनिमा की बात यहाँ पे चल रही है, तो एनिमा पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं बच्चों। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन बनता है पोजीशन के ऊपर, कि पोजीशन आपको क्या देनी होती है। मैं आपको इसकी एक मोस्ट कॉमन जो पोजीशन होती है बच्चों, वो सिम्स पोजीशन होती है। कैसी होती है? सिम्स पोजीशन। ये बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछी गई है कि सिम्स पोजीशन होती है। और अगर आपसे पूछे तो कौन सी और दूसरी कौन सी पोजीशन होती है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन होती है। लेफ्ट लेटरल पोजीशन भी इसके अंदर हम यूज करते हैं। कौन कौन सी पोजीशन यूज कर रहे हैं प्यारे बच्चों, कि एक तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन का यूज कर रहे हैं, और किसका यूज कर रहे हैं हम, एक सिम्स पोजीशन का भी यूज कर रहे हैं। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है? यहाँ तक की क्लास में किसी को कोई डाउट है? भाई यहाँ तक की क्लास में किसी को कोई डाउट है? नहीं है, बहुत बढ़िया। और दूसरी बात, दूसरी खास बात का एक बात ध्यान रखें, जब भी आप पेशेंट को एनिमा देते हो, जब भी आप किसी पेशेंट को एनिमा देते हो, तो उसको बोलना है कि आपको क्या करना है, डीप गहरी सांसें लेनी है नाक से, लेकिन छोड़नी किससे है, मुंह से। आपको गहरी सांसें लेनी है नाक से, लेकिन आपको छोड़नी किससे है, मुंह से। ऐसा करने से पेशेंट के ब्रीदिंग पैटर्न के साथ साथ सर्कुलेशन का पता लगता है और एनिमा हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे बात समझ में, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा, टॉलरेट इंस्टॉलेशन, जब भी हम पेशेंट को इंस्टॉलेशन कर रहे हैं उस चीज का, तो वो टॉलरेट कर पाए, उस चीज को क्या कर पाए, टॉलरेट कर पाए। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई, समझ में आ गई बच्चों? यहाँ तक की बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसे क्रैम्पिंग की आपको देखने को मिलती है, ऐसे क्रैम्प देखने को मिलते हैं या पेन देखने को मिलता है, तो आपको क्या कर देना है, आपको क्या कर देना है बच्चों, उसको स्लो कर देना है। सबसे पहले तो आपको स्टॉप करना है, क्लैंप करना है और होल्ड करना है। ये तीनों वर्ड्स आपको देखने को मिल सकते हैं। जिस भी मटेरियल को आप दे रहे हो, उन तीनों को आपको क्या करना है, स्टॉप क्लैंप एंड होल्ड कर देना है। उसके बाद स्लो रेट के उसको चला देना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? और उसको बोलना है कि टेक ए डीप ब्रीथ बाय नोज एंड, कहां से एक्सहेल, कहां से करना है, एक्सहेल बाय माउथ, कि एक्सहेल बाय माउथ। आगे बात समझ में, किसी को कोई डाउट इस कंडीशन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर? चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आज की स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझना, उसके बाद आंसर करना है, जल्दीबाजी में हड़बड़ी में आंसर नहीं करना है। आगे बस में अब देखो, अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि द नर्स इज प्रिपेयरिंग ए केयर फॉर ए क्लाइंट रिटर्निंग फ्रॉम द ऑपरेटिंग रूम आफ्टर सब टोटल थायरेक्टोमी। सब टोटल थायराइडेक्टोमी, कि पेशेंट को क्या हुआ है,
थायराइड की सर्जरी हुई है, उसका कुछ पार्ट को, सब टोटल का मतलब होता है टोटल नहीं होना, मतलब पूरा नहीं निकालना, कुछ पार्ट को हमने उसको काट के बाहर निकाल दिया है। एक्टमी का मतलब रिमूवल। एंड द नर्स एंटिसिपेट ए नीड ऑफ विच फॉलोइंग आइटम टू बी प्लेस्ड एट बेड साइड। मतलब कि एक पेशेंट आपके पास आया है, और कहां से आया है? पोस्ट ऑपरेटिव। पोस्ट ऑपरेटिव का मतलब क्या है? पोस्ट ऑपरेटिव का मतलब है ऑपरेशन के बाद आया है, और कौन सा ऑपरेशन हुआ है? कि भैया सब टोटल क्या हुई है? थायरॉयडक्टमी हुई है। अब जिस भी वर्ड के पीछे एक्टमी लगा होता है, जिस भी वर्ड के पीछे एक्टमी का मतलब होता है, देखो मैं आपको कुछ सफिक्स वर्ड के बारे में बता देता हूं। जिस भी वर्ड के पीछे एक्टमी का लगा होता है, उसका मतलब होता है रिमूवल। जिस भी वर्ड के पीछे क्या लगा होता है? एक्टमी लगा होता है, उसका मतलब होता है रिमूवल। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? तो सब टोटल, सब का मतलब कुछ हिस्सा आपने छोड़ दिया है, लेकिन कुछ हिस्सा आपने निकाल लिया है। और कुछ हिस्सा कौन सा छोड़ते हैं? जब भी हम थायराइड की सर्जरी करते हैं तो हमें पोस्टीरियर वाला हिस्सा छोड़ना होता है। कौन सा? पोस्टीरियर वाला। कौन सा हिस्सा छोड़ना होता है मेरे प्यारे बच्चों? पोस्टीरियर वाला हिस्सा हमें छोड़ना होता है। क्यों छोड़ना होता है? पोस्टीरियर वॉल ऑफ थायराइड। क्यों छोड़ते हैं पोस्टीरियर वाला? क्यों छोड़ते हैं? इसका भी कारण है कि आपको लैरिंजियल नर्व को डैमेज होने से बचाना है। आगे बात समझ में? टू प्रिवेंट लैरिंजियल नर्व डैमेज, कि आपको लैरिंजियल नर्व डैमेज को होने से बचाना है, इसीलिए आप उसका कुछ पार्ट छोड़ देते हो। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई? समझ में आ गई मैंने क्या कहा आपको? मैंने कौन कौन सी चीज आपको बताई है? कि अगर ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलती है तो इस कंडीशन के अंदर आपको क्या कर देना है? ऐसी कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है बच्चों? क्या करना है कि उस पोस्टीरियर वॉल को छोड़ देना है। आगे बात समझ में? अब आपने देखा कि सर एक्टमी का मतलब क्या होता है? रिमूवल होता है। तो इस वर्ड के पीछे भी एक्टमी लगी होती है, तो थायराइड का रिमूवल, थायराइडेक्टमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड। कि थायराइड ग्लैंड का रिमूवल हो जाना, निकाल देना, उसको बोलते हैं थायराइडेक्टमी। यहां तक की बात समझ में आई आप सभी को? ठीक है। देखो, अब मैं आपसे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में बताता हूँ कि जब भी क्या होता है, जब भी हम थायराइड की सर्जरी करते हैं तो क्या होता है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने के चांसेस होते हैं। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कैन अकर आफ्टर थायराइडेक्टमी। उसकी वजह से क्या देखने को मिल सकती है? क्यों ऐसा क्यों होता है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस क्यों होता है? बिकॉज ऑफ स्वेलिंग इन ट्रैकियल एरिया। क्या मेरी बात समझ में आई? कि आपने थायराइड को तो निकाल दिया, लेकिन थायराइड को निकालने की वजह से वहां पे स्वेलिंग, आपको ट्रैकिया के ऊपर स्वेलिंग देखने को मिलती है। और जब ट्रैकिया के अंदर आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी तो वहां से जो ट्रैकिया को हम क्या बोलते हैं? विंड पाइप। क्या बोलते हैं? विंड पाइप। ठीक है, विंड पाइप बोलते हैं कि हवा का पाइप होता है, हवा को जाने आने के लिए रास्ता प्रदान करता है। अब ये रास्ता ही ब्लॉक हो जाए, सपोज दैट ये रास्ता ही कैसा हो जाए? ब्लॉक हो जाए। ये रास्ता ही अगर ब्लॉक हो जाए बाई चांस, तो कंडीशन कैसी देखने को मिलेगी? या फिर हम कह सकते हैं जो आपका ट्रैकियल पाइप ये नॉर्मल है, अगर यहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिल गई तो यहाँ पे स्पेस तो कम हो गया। अब स्पेस कम होने की वजह से ऑक्सीजन भी क्या जाएगी? कम जाएगी। तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी? कि सर बिल्कुल देखने को मिलेगी। और जब भी ऐसा होता है तो हमें हमारी बेड साइड हमें क्या रखनी चाहिए? हमें ऐसा अगर होता है तो हमें तुरंत पेशेंट को इंट्यूबेशन का सामान हमारे पास होना चाहिए। इंट्यूबेशन का मतलब होता है पेशेंट को तुरंत वेंटिलेटर पे लेने वाला सामान हमारे पास होना चाहिए। तो आपको देखो, इमरजेंसी ट्रेकेओस्टोमी किट आपको रखनी पड़ेगी हमेशा। आपको इमरजेंसी ट्रेकेओस्टोमी किट हमेशा आपके पास बेड साइड रखनी पड़ेगी, कि अगर किसी भी पेशेंट को, अगर इस पेशेंट को कोई भी परेशानी आती है तो हम तुरंत इसको ट्रेकेओस्टोमी कर देंगे और वेंटिलेटर पे लेने की पूरी कोशिश करेंगे। आगे बात समझ में? देखो, हाइपोथर्मिया का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता है, मैग्नीशियम सल्फेट का भी कोई रोल नहीं होता है, लेकिन एम्पुल ऑफ
सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडीन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडीन SSKI फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए बच्चों। SSKI की फुल फॉर्म एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है, क्योंकि अभी तक एग्जाम के अंदर नहीं पूछी गई है। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को, इस ऑप्शन को यहाँ पे रखा है, क्योंकि एग्जाम के अंदर अभी तक SSKI की फुल फॉर्म नहीं पूछी गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडीन। अब इसके अंदर क्या काम करते हैं, देखो फोर्थ वाला जो ऑप्शन है ना, SSKI, जो हमारा SSKI है, KI है, ये क्या काम करता है, इसको हम देते हैं प्री ऑपरेटिव, मतलब कि ऑपरेशन से पहले, यूज प्री ऑपरेटिव, यूज प्री ऑपरेटिवली। अब आप इसको प्री ऑपरेशन से पहले यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, टू डिक्रीज द थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन लेवल। आगे बात समझ में, कि ये हमारा काम क्या करता है, थायराइड के लेवल को कम करने का काम कौन सा करता है, SSKI, सैचुरेटेड क्या है फुल फॉर्म बच्चों, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडीन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडीन। क्या मेरी बात समझ में आ गई है आप सभी को? यहां तक कि क्लास में किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक कि क्लास में किसी को कोई डाउट है? और जब भी हम क्या करते हैं, थायराइड की सर्जरी करते हैं, तो हमें कैसी पोजीशन को मेंटेन करना चाहिए? देखो पोजीशन पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पोजीशन कौन सी देनी चाहिए, तो हमेशा ध्यान रखना सेमी फाउलर देनी चाहिए। सेमी फाउलर्स पोजीशन हमें क्या करनी चाहिए, मेंटेन करनी चाहिए। सेमी फाउलर टू प्रिवेंट एडिमा, किसके लिए, टू प्रिवेंट एडिमा, कि एडिमा को प्रिवेंट करने के लिए हमें सेमी फाउलर पोजीशन का यूज करना चाहिए। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है? और इस पे भी एक क्वेश्चन और बनता है थायराइडेक्टमी पे। जब भी हम पेशेंट की थायराइडेक्टमी करते हैं, थायराइड ग्लैंड को निकालते हैं, तो हमें रेड कलर के रेड कलर के फूड और फ्लूइड अवॉइड करने होते हैं। क्या करने होते हैं, रेड कलर के फ्लूइड और फूड अवॉइड करने होते हैं। क्यों करने होते हैं? क्योंकि अगर ब्लीडिंग होती है, क्योंकि अगर ब्लीडिंग हुई तो हमें पता नहीं लग पाएगा कि ये ब्लीडिंग है या हमने जो फल दिया है उसका कलर है। इसीलिए हमें रेड कलर के फूड को अवॉइड करना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? यहाँ तक की क्लास आपको कोई समस्या यहाँ तक की क्लास के अंदर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन को समझो फिर उसका आंसर करो तो मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट एंड शेड्यूल्ड टू अंडरगो द रीनल बायोप्सी। देखो क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि एक पेशेंट है जो शेड्यूल्ड है रीनल बायोप्सी के लिए। रीनल बायोप्सी के अंदर क्या करेंगे कि वहां से एक मांस का टुकड़ा लेंगे, वहां से एक टिश्यू का टुकड़ा लेंगे और उसको बायोप्सी के लिए भेजेंगे। एंड टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव, टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव complication, to minimize the risk of post-operative complication, the nurse report which of the following laboratory result and the physician before the procedure, कि ऐसा कौन सा प्रोसीजर है जिसको हम क्या करेंगे, सर्जरी से पहले या बायोप्सी लेने से पहले हम उसका इस्तेमाल करेंगे। फटाफट से आंसर करेंगे। पोटेशियम का यूज करेंगे, सीरम क्रेटिनिन का यूज करेंगे और प्रोथ्रोम्बिन का यूज करेंगे, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का यूज करेंगे। फटाफट से इसका आंसर करेंगे कि आपको एक आप नर्सिंग ऑफिसर हो एम्स के अंदर, रीनल बायोप्सी के लिए पेशेंट आपका जो है पोस्टेड है, और जब पोस्टेड होता है पेशेंट तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या क्या काम करने चाहिए, फटाफट से आंसर कर देंगे। चलिए देखो, रीनल बायोप्सी के लिए हम क्या करना होता है, जब भी हम रीनल बायोप्सी करते हैं पेशेंट की, तो उसके अंदर क्या करने होते हैं, उसके अंदर हमें कट लगाना होता है। क्या लगाना होता है, कट लगाना होता है। जब भी हम कट लगाते हैं तो उस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलता है, ब्लीडिंग देखने को मिलती है। अब भैया ब्लीडिंग देखने को मिल रही है, इसका मतलब क्या है कि उसका ब्लीडिंग का रुकना भी बहुत जरूरी है। अगर ये थोड़ी ब्लीडिंग होती रहेगी, कट लगा दिया आपने ब्लीडिंग होती रहेगी, ऐसा नहीं होता है ना। ऐसा नहीं होता है ना, तो हमें क्या करना है, उस ब्लीडिंग को रोकना भी तो है। तो उस रोकने वाले
थक्के को जमाने वाले उसके टाइम को हमें मेजर करना होता है। देखो पोटेशियम का जो लेवल है वो नॉर्मल है। नॉर्मल कितना होता है पोटेशियम का लेवल कि सर 3.5 टू 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये नॉर्मल वैल्यू होती है। और हमारी जो क्रिएटिनिन की है वो लेस देन 1.3 mg पर डीएल होती है बॉडी में। मैं बॉडी की बात कर रहा हूँ। एंड हमारे जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल है वो कितना होता है, वो हमारे 8 से 25 mg पर डीएल देखा जाता है। कितना देखा जाता है? 25 mg पर डीएल देखा जाता है। एक और होता है यूरिक एसिड का लेवल। यूरिक एसिड का लेवल जो होता है वो 2 टू 8 mg पर डीएल देखा गया है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? 2 टू 8 mg पर डीएल देखा गया है। और यूरिक एसिड का कितना देखा गया है बच्चों? यूरिक एसिड का तो हमने देखा गया है 2 टू 8, और यूरिया का कितना देखा गया है? यूरिया का कितना है? 8 टू 25 mg पर डीएल। ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, समझ लेना इस चीज को, चारों के चारों को लिख लेना अगर नहीं लिखा है तो। ठीक है, हमें क्या देखना है? प्रोथ्रोम्बिन टाइम देखना है। हमें क्या देखना है? प्रोथ्रोम्बिन टाइम देखना है, ताकि क्या हो सके कि हमें पता लग सके कि ब्लड का अगर हम कट लगाते हैं तो इतने देर के बाद इसको ब्लीडिंग का स्टॉप हो सकती है, ब्लीडिंग का थक्का जम सकता है। तो इस कंडीशन के अंदर हम बात करते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम की। जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है, पीटी जो होता है वो सीटी के बराबर होता है, मतलब क्लॉटिंग टाइम के बराबर होता है। वो कितना होता है? 11 से 13 सेकेंड। कितना होता है? 11 से 13 सेकंड होता है। कितना होता है? 11 से 13 सेकंड तक होता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इसका कितना गुना? 1.5 से लेके 2.5 पॉइंट, 1.5 से लेके 2.5 पॉइंट गुना तक हम इसका क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं ब्लीडिंग को। अगर ये 1.5 से 2.5 गुना भी बढ़ जाता है तो कोई इशू नहीं होता है, नॉर्मल ही कंसीडर्ड किया जाता है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है? यहाँ तक की क्लास में किसी को डाउट? भाई यहाँ तक की क्लास के अंदर किसी को कोई डाउट है बच्चों? चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। फटाफट से आंसर फटाफट से बताएंगे, चलें अगले की तरफ। देखो, एक चीज और बता देता हूँ। जब भी हम रीनल बायोप्सी करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? मॉनिटर करना चाहिए ब्लीडिंग को। मॉनिटर ब्लीडिंग को मॉनिटर करना चाहिए हर शिफ्ट के अंदर 3 बार या 2 बार, 2 to 3 टाइम्स आपको हर शिफ्ट के अंदर करनी होती है। और कौन सी साइट को? बायोप्सी साइट को। आगे बात सुनो। फॉर ब्लीडिंग, बात समझ में आ गई? मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई? देखो, मैंने आपको चीजें बताई हैं। रियल बायोप्सी जब भी हम करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या क्या कंडीशंस देखने को मिलती हैं, कितना लेवल देखने को मिलता है। हमें सबसे पहले प्रोथर्मिन टाइम को देखना होता है। देखो, मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन की बात करता हूँ, एक कॉमन सेंस की बात करता हूँ, तो आपको ये समझना है कि कोई भी क्वेश्चन आए, कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें क्या लग रहा है? इंसीजन लग रहा है। इंसिजन का मतलब होता है कट लग रहा है, कट लगा के आपको कोई काम करना पड़ रहा है, तो उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी होती है प्रोथर्मिन टाइम या क्लॉटिंग टाइम की, कि आपको प्रोथर्मिन टाइम या क्लॉटिंग टाइम देखना पड़ेगा। अगर वो अबनॉर्मल है तो आप उसके अंदर कट नहीं लगा सकते, क्योंकि उसका ब्लड जो है वो उसका थक्का नहीं बनेगा और वो रुकेगा नहीं। आगे बात सुन लें। यहाँ तक की क्लास में किसी को डाउट? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमारी एक फार्माकोलॉजी से है। ए क्लाइंट हैज बीन टेकिंग प्रोकेनामाइड। एक क्लाइंट हैज बीन टेकिंग द प्रोकेनामाइड। एक पेशेंट है जो कि क्या ले रहा है बच्चों? प्रोकेनामाइड ले रहा है। क्या ले रहा है? प्रोकेनामाइड ले रहा है। एक पेशेंट है जो कि क्या कर रहा है? प्रोकेनामाइड यूज करता है। ठीक है। एंड नर्स हैज बीन टेकिंग क्लाइंट हैज बीन टेकिंग द प्रोकेनामाइड। द नर्स अंडरस्टैंड दैट द प्रायोरिटी इंटरवेंशन बिफोर एडमिनिस्टर द मेडिकेशन इज टू। आपको क्या करना है? देखो, प्रोकेनामाइड जो ड्रग होती है,
इसको लेने से पहले हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? प्रोकेनामाइड क्या है, क्या नहीं है? फटाफट से आंसर करेंगे। देखो प्रोकेनामाइड की अगर मैं बात करूँ तो कैसी है ड्रग है? प्रोकेनामाइड एक एंटी डिसरिथमिक ड्रग है। कैसी है? एंटी डिसरिथमिक, एंटी डिसरिथमिक। कैसी है बच्चों? एंटी डिसरिथमिक ड्रग है। कैसी है? कि हमारी जो प्रोकेनामाइड ड्रग है वो एंटी डिसरिथमिक ड्रग है, जो कि कहाँ काम आती है? वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया के अंदर या वेंट्रिकुलर डिसरिथमिया के अंदर काम आती है। कहाँ आती है? वेंट्रिकुलर डिसरिथमिया के काम आती है। कहाँ आती है? वेंट्रिकुलर डिसरिथमिया के अंदर काम आती है। डिसरिथमिया का मतलब क्या होता है? भैया अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे, अगर डिसरिथमिया का मतलब आपसे कोई पूछे, डिसरिथमिया का मतलब क्या है? तो आपको बताना है एबनॉर्मल कंडक्शन या अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस। क्या मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या बताया आपको कि एक डिसरिथमिया का मतलब ये होता है कि अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस। इससे क्या होता है? इससे क्या होता है कि एबनॉर्मल पल्स आपको देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? ईसीजी जब आप देखोगे मॉनिटर के अंदर तो आपको कैसी देखने को मिलेगी? अबनॉर्मल पल्स रेट आपको देखने को मिलेगी। मिलेगी या नहीं मिलेगी? कि सर बिल्कुल मिलेगी। अब ये कंडीशंस के अंदर आपको समझना होगा कि प्रोकेनामाइड एक ड्रग कैसी होती है? एंटी डिसरिथमिक ड्रग है, जिसके अंदर आपको डिसरिथमिया के अंदर यूज किया जाता है और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, डिसरिथमिया का मतलब मैंने आपको बताया। तो ये क्या काम करेगी? जब ऐसा होता है तो हम कौन सी ड्रग देते हैं? प्रोकेनामाइड ड्रग देते हैं। ये क्या काम करती है बच्चों? ये स्टॉप करती है किसको? स्टॉप करती है किस चीज को? हमारी अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को, हमारी अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को स्टॉप करने का काम करती है, कि भैया इसको स्टॉप करने का काम करती है। आगे बात समझ में, कि जब ये डिसरिथमिया को प्रिवेंट कर रही है तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिकल जो हमारे कनेक्टिविटी है, जो अबनॉर्मल कनेक्टिविटी हो रही है, उसको बंद करने का काम करती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? सो हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमें उसका पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करना होता है एंड उसकी पल्स रेट चेक करनी होती है, क्योंकि इस ड्रग को देने के बाद आपको इफेक्ट का भी तो पता लगना चाहिए कि आपने देखा कि पेशेंट का जो बीपी है वो 140 90 आ रहा है और पल्स रेट 112 बीट पर मिनट आ रही है ना? तो अब आपने प्रोकेनामाइड ड्रग दे दी। अब प्रोकेनामाइड ड्रग देने के बाद कुछ आवर्स के बाद या कुछ मिनट्स के बाद आप देखोगे पेशेंट का बीपी भी क्या रह गया है? 180 120 बाई 80 रह गया है और पेशेंट की जो हार्ट रेट है वो 86 रह गई है, 90 रह गई है। ठीक है? कितनी रह गई है? 86 या 90 रह गई है। तो आप इससे इफेक्टिवनेस का पता लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो? कि हमारी जो ड्रग है जो हमने दी है वो काम कर रही है। कर रही है, नहीं कर रही है? हाँ, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे इसकी साइड इफेक्ट की बात करता हूँ, किसकी साइड इफेक्ट की? कि सर प्रोकेनामाइड का साइड इफेक्ट क्या होता है? प्रोकेनामाइड का साइड इफेक्ट क्या होता है? तो उस कंडीशन की मैं आपसे बात करूं तो कौन-कौन सी कंडीशंस के अंदर इंक्लूड होती है बच्चों? सबसे पहली चीज तो ये पेशेंट क्या कर रहा है? ब्रेडीकार्डिया करता है। ब्रेडीकार्डिया कॉज करता है, नंबर 1। नंबर दूसरी बात करता है हाइपोटेंशन। क्या करता है? हाइपोटेंशन का काम करता है। इसीलिए इसका टॉक्सिसिटी लेवल हमें ज्यादा नहीं रखना चाहिए। इसका थेराप्यूटिक लेवल हमें पता होना चाहिए कि भैया प्रोकेनामाइड का थेराप्यूटिक लेवल कितना होता है। तो आपको आना चाहिए कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो 3 से 10 माइक्रोग्राम पर एमएल होता है। कितना होता है? 3 टू 10 माइक्रोग्राम पर एमएल होता है। क्या? हमारे हमारे किसका? प्रोकेनामाइड का थेराप्यूटिक लेवल। प्रोकेनामाइड का थेराप्यूटिक लेवल मतलब कि इतने, आप अगर इतने तक देते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इससे ज्यादा देते हो तो क्या कंडीशन देखने को मिलेगी आपको? टॉक्सिसिटी वाली देखने को मिलेगी। और पेशेंट जैसे ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को कम करता है तो कम करता ही चला जाता है। और उससे क्या देखने को मिलता है? उससे क्या देखने को मिलता है मेरे प्यारे बच्चों? आपको ब्रेडिकार्डिया और हाइपरटेंशन जैसी बीमारी आपको देखने को मिल सकती है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है?
फटाफट से आंसर करेंगे, मेरी आप तक बात पहुंच चुकी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द नर्स इज केयरिंग फॉर द क्लाइंट विद द thoracic spinal cord thoracic spinal cord इंजरी। भैया पेशेंट को क्या हो गया? स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो गई है, ठीक है। As part of nursing care plan, as a part of nursing care plan, the nurse monitored for the spinal shock। एक पार्ट होने के बावजूद, एक या पार्ट होने की वजह से हम क्या कर रहे हैं? उस पेशेंट को असिस्ट कर रहे हैं, वो स्पाइनल शॉक के अंदर चला गया है। इन द इवेंट that special shock occurs, that nurse anticipate the most likely intravenous fluid to be prescribed would be। कि सिंपल सी बात है कि पेशेंट को क्या हुआ है? स्पाइनल शॉक की कंडीशन है। कैसी है? स्पाइनल शॉक की कंडीशन है। तो स्पाइनल शॉक की कंडीशन में हमें क्या देना चाहिए? देखो, सबसे पहली बात इस बात को समझना, स्पाइनल शॉक कब होता है? स्पाइनल शॉक शॉक की कंडीशन कब आती है? कि जब हमारा जो ब्लड सप्लाई है, या फिर हम कह सकते हैं जो ब्लड फ्लो है, वो कैसा हो जाए? कम हो जाए। ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाए, तो कंडीशन क्या देखने को मिलती है? अब ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन भी कम हो जाएगी। ऑक्सीजन कम होगी तो शॉक की कंडीशन देखने को मिलेगी। मिलेगी या नहीं मिलेगी सर? बिल्कुल मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो उस कंडीशन के अंदर में क्या करना होता है? आइसोटोनिक फ्लूइड देने होते हैं। आइसोटोनिक फ्लूइड्स हमें देने होते हैं। और आइसोटोनिक फ्लूइड्स कौन कौन से होते हैं बच्चों? एनएस होता है। कौन सा होता है? और वो भी 0.9% वाला। सिंपल जो 0.9% वाला जो एनएस होता है, उसकी सांद्रता कैसी है? उसका सांद्रता जो है वो ब्लड के बराबर है। उसकी जो ऑस्मोलैरिटी है वो ब्लड के बराबर होती है। इसीलिए हमें क्या करना होता है? इसीलिए हमें क्या करना है कि हमें क्या देना है? एनएस देना है। क्या देना है मेरे प्यारे बच्चों? हमें एनएस देना है। क्या मेरी कहानी समझ में आ गई? मैंने आपको कौन-कौन सी चीज़ें बताई हैं, देखो, मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि जो हमारी स्पाइनल शॉक की कंडीशन होती है, उस कंडीशन के अंदर आपको क्या-क्या किन बातों का ध्यान रखना है? किन बातों का ध्यान रखना है? किन-किन बातों का ध्यान रखना है? कि आपको नॉर्मल सलाइन देना है 0.9%। देखो, डेक्स्ट्रान हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये कैसा होता है? हाइपरटोनिक हो सकता है, ठीक है? 0.9% की बात करें तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। 0.5 पर डेक्स्ट्रोज़ वाटर कैसा होता है? हाइपोटोनिक होता है। कैसा होता है? हाइपोटोनिक। कभी भी फ्लूइड हम शॉक की कंडीशन में नहीं देते हैं, इस बात का ध्यान रख लेना। और 0.9% सलाइन विद डेक्स्ट्रोज़ 5%, ये कैसा हो गया है? हाइपरटोनिक हो गया है। ठीक है, दोनों को मिला के ये हाइपरटोनिक हो गया है, तो इसको भी हम नहीं देंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ आइसोटोनिक फ्लूइड देना होता है। चलिए, इसके साथ-साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा देता हूँ कि कौन सी चीज़ में हम किस फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं आपसे बात करता हूँ, डायरिया की बात करता हूँ, डायरिया के अंदर सबसे फ्लूइड ऑफ चॉइस कौन-सी होती है? आरएल होती है। कौन-सी होती है? आरएल होती है। अगर मैं आपसे दूसरी बात करूँ कि सर वॉमिटिंग के अंदर कौन-सी होती है? वॉमिटिंग के अंदर एनएस होती है। अगर आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ अगर कुछ देना है तो आप एनएस दे सकते हो, एनएस दे सकते हो। और आपको अगर हेड इंजरी है तो उस कंडीशन में एनएस दे सकते हो। आपको स्पाइनल शॉक की कंडीशन है, स्पाइनल शॉक है, तो भी आप एनएस दे सकते हो। अगर किसी पेशेंट को क्या हुआ है? स्वेटिंग हो रही है, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है? n/2 ns देना है। n/2 ns का मतलब होता है हाफ ns। समझ में? n/2 ns का मतलब होता है 1/2 ns का मतलब होता है हाफ ns। अगर आपसे कोई कुछ क्वेश्चन पूछे कि डीके का मतलब होता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, तो उस कंडीशन के अंदर भी ns देते हैं। अगर मैं बर्न वाले पेशेंट की बात करता हूं तो बर्न वाले पेशेंट के अंदर हम आरएल लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों? आरएल लगाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अगर किसी पेशेंट को सेप्सिस हो रखा है, इन्फेक्शन हो रखा है, तो उसके अंदर क्रिस्टलॉइड्स का यूज करते हैं। क्रिस्टलॉइड्स का यूज किया जाता है। क्या मेरी कहानी आप तक समझ में आ गई? यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई? मैंने आपको बताया कि फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या होनी चाहिए उस कंडीशन के अंदर, स्पाइनल शॉक की वाली कंडीशन के अंदर। तो आपको इन सारी बातों का ध्यान अच्छे से रख लेना है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई, समझ में आ गई है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ए
ए फिजिशियन प्रिस्क्राइब द 100 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन, मतलब 1000 ml नॉर्मल सलाइन है, इन्फ्यूज करना है 100 ml पर आवर से, एंड ड्रॉप फैक्टर है 10 ड्रॉप पर मिनट, एंड नर्स sets a rate and how many drops per minute, and round your answer to nearest whole number. आपका क्या आंसर ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से होगा? देखो, इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को आपको समझना, रटना है, समझना है, जहां भी आप पढ़ते हो वहां पे कॉपी पे लिख के उसको चिपका लेना है, ठीक है? और उसी से, ये फॉर्मूले के साथ ही आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया जाएगा। देखो, इसके फॉर्मूले की बात करते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ब्लड वॉल्यूम, टोटल जो वॉल्यूम हमें दिया गया है किसके अंदर? क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद आपको जो ड्रॉप फैक्टर दिए गए हैं, ठीक है, ड्रॉप फैक्टर दिए गए हैं, और क्या दिया गया है? आपको टोटल वॉल्यूम दिया गया है। दूसरी बात, इसमें क्या करते हैं? टाइम को मिनट्स के अंदर करते हैं, टाइम को मिनट्स के अंदर करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, टाइम को हमें मिनट्स के अंदर करना है। दूसरी बात, यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो ड्रॉप पर मिनट होगा, ठीक है? आज क्वेश्चन को समझना, इस क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीजें दी गई हैं हमें। देखो, सबसे पहली चीज तो हमें क्या दी गई है कि 1000 ml हमें नॉर्मल सलाइन दिया गया है, इन्फ्यूज करना है 100 ml पर आवर की रफ्तार से। अब 100 ml पर आवर की रफ्तार से कर रहे हैं, और 10 ड्रॉप ml की दी गई है। अब 100 ml पर आवर के हिसाब से करेंगे तो 10 घंटे हो गए। 100 ml पर आवर की रफ्तार से कर रहे हैं, 1000 ml को करना है, तो 10 आवर हो गए ना। चलिए, टोटल वॉल्यूम कितना है भैया? 1000, ठीक है। ड्रॉप फैक्टर कितने दिए गए हैं? ड्रॉप फैक्टर हमें दिए गए हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ड्रॉप फैक्टर दिए गए 10, ठीक है। अब टाइम को हमें किस में लिखना है? मिनट्स के अंदर लिखना है, मतलब कि 60 को अगर आप 10 से गुना करोगे तो कितना आंसर आएगा? 600 आएगा। आएगा नहीं आएगा? कि भैया 10 10 घंटे निकल के आ रहे हैं ना, तो 10 घंटे, 1 घंटे में कितने? 60 मिनट्स होती हैं, तो हमने मिनट के अंदर लिख दिया। अब इस क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने हल किया, 1000 मतलब कि 10,000 हो गए। आपने क्या देखा? 600 देखा, 600 से आपने 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, बचा कितने? 100 इंटू 6। तो क्या देखने को मिलेगा आपको? 100 इंटू 6 के अंदर आपका जो आंसर आएगा 16.6, और या फिर हम कह सकते हैं 17 ड्रॉप पर मिनट आपको देखने को मिलेगा। कितना देखने को मिलेगा? 17 ड्रॉप पर मिनट आपको देखने को मिलेगा, राउंड फिगर के अंदर। इस क्वेश्चन का मतलब समझ में आया? मैंने आपको क्या बताया कि टोटल ब्लड वॉल्यूम होना चाहिए, आपके पास ब्लड वॉल्यूम होना चाहिए, उसके बाद ड्रॉप फैक्टर्स होने चाहिए, उसके बाद आपके पास टाइम होना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर टाइम मैनेजमेंट के बारे में नहीं बताया है, लेकिन एक कॉमन सेंस के जरिए हमने उसको ढूंढ लिया है। क्वेश्चन में ये कहा गया था कि 1000 ml को आपको क्या करना है? ट्रांसफ्यूज करना है किसके? 100 ml पर आवर की रफ्तार में। तो 100 ml पर आवर की रफ्तार में आपको करना है, तो क्या कंडीशन देखने को मिलेगी आपको? क्या कंडीशन देखने को मिलेगी कि 10 घंटे के अंदर पूरा चला जाना चाहिए, और 10 घंटे 10 ड्रॉप पर मिनट पर ml, 1 ml के अंदर 10 ड्रॉप्स होती है। ड्रॉप फैक्टर भी आपके पास होना चाहिए, और कंडीशन क्या होनी चाहिए? तो यही सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, तभी आपका आंसर जो है वो राउंड फिगर के अंदर निकल के आएगा। ड्रॉप पर मिनट मतलब 17 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से आपको सेट करनी है कि 1 मिनट के अंदर 17 ड्रॉप चली जाए। आगे बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक क्लाइंट हॉस्पिटलाइज्ड विद द डायग्नोसिस ऑफ, एक क्लाइंट है जो कि हॉस्पिटलाइज हुआ है, डायग्नोसिस विद द थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, एंड बीइंग ट्रीटेड विद द हेपेरिन इन्फ्यूजन, and being treated with the heparin infusion therapy, and about 24 hours after the infusion, 24 hours the infusion has begun। अब ऐसा कंडीशन के अंदर आपके पास कोई पेशेंट आता है, उसके बाद क्या हुआ? has begun, the nurse note the client partial prothrombin time is 65 सेकेंड, मतलब कि इसके अंदर जो आपको पीटी बताया गया है, पार्शियल जो प्रोथर्बिन टाइम बताया गया है वो 65 सेकेंड्स दिखाया गया है, ठीक है। 65 सेकेंड्स विद द कंट्रोल ऑफ 30 सेकेंड, मतलब कि कंट्रोल कितना रहता है उसका? 30 सेकेंड रहता है, ठीक है। अब 13 सेकेंड की बात करते हैं, यहाँ पे 13 सेकेंड रहता है। अब
व्हाट इज द अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन, क्या होगा कि डॉक्यूमेंट द हेपेरिन इन्फ्यूजन, डिसकंटिन्यू करना है हेपेरिन इन्फ्यूजन को, एंड प्रिपेयर द एडमिनिस्टर्ड प्रोटामाइन सल्फेट की प्रोटामाइन सल्फेट को एडमिनिस्टर करना है, एंड नोटिफाई द फिजिशियन टू द लेबोरेटरी कि आपको लैब के अंदर नोटिफाई द फिजिशियन ऑन द लेबोरेटरी रिजल्ट की भाई लेबोरेटरी रिजल्ट के बेसिस पे आपने डॉक्टर को बता दिया, ठीक है। एंड डू नथिंग बिकॉज डिडंट एडिक्वेटली एंटीकोएगुलेटेड। आंसर करेंगे फटाफट से, क्या आंसर होने वाला है। देखो सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारी हेपेरिन होती है वो कैसी है, वो कैसी है बच्चों, एंटीकोएगुलेंट है। कौन सी है, एंटी कोएगुलेंट है। मतलब जो हमारी हेपेरिन जो होती है वो एंटी कोएगुलेंट है, मतलब कोएगुलेशन के विरुद्ध काम करती है। कोएगुलेशन के विरुद्ध काम करती है, विरुद्ध का मतलब होता है खून को पतला करने का काम करती है। खून को पतला मतलब कि कोएगुलेशन को नहीं होने देती है, थक्का नहीं जमने देती है। आगे बात समझ में। हेपेरिन का एंटीडोट बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, तो आपको आना चाहिए। एंटीडोट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो प्रोटामाइन सल्फेट होता है। प्रोटामाइन सल्फेट होता है। क्या होता है एंटीडोट का, एंटीडोट कौन सा होता है, प्रोटामाइन सल्फेट होता है। आगे बात समझ में। अब जब भी आप हेपेरिन का इन्फ्यूजन लगा रहे हो, जब भी आप हेपेरिन का इन्फ्यूजन लगा रहे हो, तो देखो कंडीशन क्या कहती है कि आपका जो प्रोथर्मिन टाइम है वो कितना है, कि कितना है एक बंदे का जो प्रोथर्मिन टाइम है कंट्रोल पे 30 सेकंड है, 30 सेकंड का है। और हमें कितना मिला है क्वेश्चन के अंदर, 65 सेकंड। और मैं हमेशा कहता हूं आपसे, जो प्रोथर्मिन टाइम होता है उसको कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए बच्चों, 1.5 से 2.5 गुना, 1.5 से 2.5 गुना तक आपको मल्टीप्लाई करना चाहिए जितनी भी कंट्रोल वैल्यूज दी गई हैं। जैसे प्रोथर्मिन का टाइम नॉर्मल कितना होता है, 11 से 13 सेकंड का होता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है कंट्रोल का, क्योंकि 30 सेकंड कंट्रोल दिया गया है। आपको क्या करना है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको आंसर निकाल के देना है बच्चों। 30 सेकंड में क्या हो जाएगा, 35 सेकंड्स के अंदर आपका क्या देखने को मिलेगा। देखो 30 सेकंड्स के अंदर आपको देखने को मिल रहा है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि 1.5 से 2.5 गुना आपको इसको बढ़ाना है। और क्वेश्चन के अंदर 65 दे रखा है, तो मतलब कि नॉर्मल कंडीशन है। कैसी कंडीशन है बच्चों, नॉर्मल, नॉर्मल सी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। तो इस कंडीशन के अंदर राइट आंसर कौन सा हुआ, देखो इन्फ्यूजन की बात कर रहे हैं कि डिसकंटिन्यू हेपेरिन इन्फ्यूजन की, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड प्रिपेयर द एडमिनिस्टर द प्रोटामाइन सल्फेट, की भाई प्रोटामाइन सल्फेट को क्यों देना है, जब आपने इस चीज को एंटी कोएगुलेशन के रूप में दिया है तो प्रोटामाइन सल्फेट की क्या जरूरत है। नोटिफाई द फिजिशियन इन लेबोरेटरी रिजल्ट, की आपको नोटिफाई कर देना है, ये भी काम आपको नहीं करना है। एंड डू नथिंग बिकॉज द क्लाइंट इज एडिक्वेटली एंटी कोएगुलेटेड, मतलब कि आपको कुछ नहीं करना है, क्लाइंट को क्या मिल चुका है, एडिक्वेटली एंटी कोएगुलेशन मिल चुका है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई, समझ में आ गई। किसी भी बात में किसी को कोई डाउट यहाँ पे इस क्लास के अंदर, इस क्लास के अंदर किसी को कोई डाउट बच्चों। आज की क्लास सिर्फ यहीं तक होगी बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। अगर किसी को कोई समस्या है तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, हमारे सपोर्टिव नंबर्स पे कॉल कर सकता है। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है आपके मन के अंदर क्लासेस को लेके, तो यू कैन कॉल मी, मैसेज मी, और आपको 100% रिप्लाई आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर।